हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। बच्चों, आज हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं और यूनिट 2 बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के अंदर आज पहला लेक्चर है जो आज यूट्यूब पे आप सभी के सामने जा रहा है। और आज के इस यूनिट 2 के फर्स्ट टॉपिक में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ये है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आइए जानते हैं इन सेल्स के बारे में, क्या दोनों में डिफरेंसेस हैं और कैसे प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से अलग होता है। ये सारी चीजें एक एक करके देखेंगे। बच्चों, इससे पहले यूनिट फर्स्ट के भी कुछ लेक्चर वीडियोस जा चुके हैं जहां हमने माइक्रोस्कोपी के बारे में और भी तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे यहाँ पर चैनल पर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर बॉटनी का अलग से एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाकर आप सारे फर्स्ट सेमेस्टर की अलग प्लेलिस्ट है, थर्ड सेमेस्टर की अलग है। फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाके आपको सारे वीडियोस जो अभी तक यूट्यूब पे गए हैं वो मिल जाएंगे, तो आपको अलग से उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। बच्चों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है प्राइमरी और यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, प्राइमरी का मतलब यहाँ पर है ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा बेसिक है, समझ रहे हो, जो बहुत ज्यादा बेसिक है। तो बेसिक चीजों को, बेसिक मतलब एकदम प्राइमरी चीजों को हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं प्रो। और कैरियो का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस, है ना। तो जिस भी सेल के पास एक बेसिक सा न्यूक्लियस हो, अब एक बेसिक न्यूक्लियस से मतलब क्या है, एक बेसिक न्यूक्लियस से कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो एक बेसिक न्यूक्लियस से मतलब है एक ऐसा न्यूक्लियस जो बहुत अच्छी तरह से बना हुआ नहीं है, मतलब जिसका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसे सेल को आप बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सा ऐसा सेल हो सकता है जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड अच्छे से बना हुआ ना हो। तो इसमें आता है बच्चों हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल। एक बैक्टीरिया का जो सेल है उसके पास जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक बढ़िया से नहीं बनी होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस के पास में जो बाहर की लाइनिंग या मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। वो इसके पास प्रॉपर तरीके की नहीं होती है, जिस वजह से इसके न्यूक्लियस को देखिए, यहाँ लिखा हुआ है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस नहीं लिखा होगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इस तरह के क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ सकते हैं कि व्हाट इज न्यूक्लियोइड, ये आ सकता है बेटा न्यूक्लियोइड। तो याद रखेंगे न्यूक्लियोइड हम ऐसे न्यूक्लियस को बोलते हैं, न्यूक्लियस जो कि जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड्री नहीं होती, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जिस न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन ना हो उस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, उस न्यूक्लियस के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं न्यूक्लियोइड। और अगर मान लो न्यूक्लियस के पास वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन है तो हम लोग उसको बोलेंगे न्यूक्लियस। ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारे पास ये न्यूक्लियोइड वर्ड हो गया। तो याद रखेंगे कि ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ कैसे सेल में पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल में। इस चीज को याद रखेंगे कि बैक्टीरियल सेल में ये प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके अलावा इसके बाहर एक लेयर भी होती है। बैक्टीरियल सेल वॉल के सेल वॉल पे भी कैप्सूल की लेयर होती है। एक इधर से फ्लैजेला भी निकला हुआ दिख रहा होगा जो कि बैक्टीरिया को इधर उधर मूव करने में मदद करता है, जाने आने में मदद करता है। कैप्सूल के अंदर लेयर होती है सेल वॉल की और सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल वॉल के अंदर बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जैसे राइबोसोम वगैरह होता है। इनके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी होता है। तो ये सारी कुछ चीजें आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोट कह लो। प्रोकैरियोट किसको बोलोगे, जिसके पास प्रोकैरियोटिक सेल है। और प्रोकैरियोटिक सेल किसके पास है, एक बैक्टीरिया के पास है। तो एक बैक्टीरियल सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको वो सेल्स यहाँ पर दिख जाते हैं, ठीक है। अब यही अगर कंपेयर करें इसकी दूसरे सेल से जिसका नाम है यूकैरियोटिक सेल, और जिन सेल में ये न्यूक्लियस इस तरह का सेल होगा, जिन भी ऑर्गेनिजम्स में, उनको हम यूकैरियोट कहेंगे। जैसे बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, वैसे ही बैक्टीरिया को छोड़ के और जितने भी किंगडम आते हैं, प्रोटिस्टा है, फंगस का पूरा किंगडम है, प्लांट का किंगडम है, एनिमल का किंगडम है, ये सब यूकैरियोट के मेंबर्स हैं। तो इसमें देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें देख लो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस भी है, न्यूक्लियस के अंदर होता है ये न्यूक्लियस। देखो यहाँ लिखा है न्यूक्लियोइड नहीं लिखा है, इसका मतलब इनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है। और कहीं ना कहीं यूकैरियोट का मीनिंग यही होता है। यू का मतलब होता है बेटा ट्रू, और कैरियो का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था, न्यूक्लियस होता है। अगर न्यूक्लियस ट्रू है तो यूकैरियोट, और अगर न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन बाउंड्री नहीं अच्छे से बनी है तो प्रोकैरियोट। आई होप अब आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का मतलब समझ आ गया होगा।
प्रोकैरियोट में जैसे ये वर्ड आता है आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक बैक्टीरियल सेल का दिमाग में रखना है, स्ट्रक्चर उसका, ताकि आपको सारे फीचर्स उसके याद आ जाए कि भाई उसके पास कैप्सूल है, उसके पास में यहाँ पे सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए भी है, फ्लैजिला है बॉडी के मूवमेंट के लिए। तो ये सब प्रोकैरियोट में हम पढ़ने वाले हैं अभी आगे चल के। और यूकैरियोट में आप देखेंगे तो न सिर्फ न्यूक्लियस है बल्कि साथ ही साथ ढेर सारे ऑर्गेनल एक यूकैरियोट के सेल में पाए जाते हैं, जो कि उसके न्यूक्लियस के बाहर होता है, जो ये वाला जगह होता है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर ढेर सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड होता है, ईआर होता है, गोल्गी बॉडी होता है, इतने सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं और सब मिलकर प्लांट्स के अंदर कुछ न कुछ बनाते हैं, कोई काम, किसी तरह से इनका कंट्रीब्यूशन जो है, योगदान जो है वो रहता है। एक एक करके हमें यही जानना है। शुरुआत हम करते हैं बैक्टीरियल सेल से, ठीक है? चलिए, तो प्रोकैरियोटिक सेल, भाई प्रोकैरियोटिक सेल ही तो बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल से हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है? तो प्रोकैरियोटिक सेल सबसे पुराने, सबसे बेसिक सेल्स होते हैं, जिनको हम प्रिमिटिव मानते हैं, सबसे पुराने सेल्स हैं, और इनका बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इनका एक बहुत पतला सा एक सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसमें बैक्टीरिया आते हैं, लेकिन साथ ही साथ वायरस भी आएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा। अब इसका मतलब एल्गी नहीं है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी ना बैक्टीरिया का नाम है। अब सिंस इस बैक्टीरिया में कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है, इस वजह से इस बैक्टीरिया का नाम ब्लू ग्रीन एल्गी पड़ा है, जबकि ये है नहीं एल्गी, इसको याद रखेंगे। कुछ माइकोप्लाज्मा, ठीक है, और स्पाइरोकीट्स, कुछ रिक्टेशियस, तो ये सारी चीजें इसमें, ये सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल है इन सबके पास। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोकैरियोट है, यानी इन प्रोकैरियोट्स में सिंपल सा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। जहां देखो मैंने कहा था ना कि भाई ये एल्गी, ये बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं इसको और ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। हायर प्लांट्स में, जैसे बड़े प्लांट्स में पिगमेंट क्लोरोफिल वगैरह होता है ना, वैसे ही लगभग लगभग पिगमेंट इनके भी पास पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के पास, यानी साइनोबैक्टीरिया के पास। इसीलिए माना जाता है कि प्रोकैरियोट में, बैक्टीरियल सेल में सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सबसे कठिन, सबसे कॉम्प्लेक्सिटी जो है पाई जाती है जिस सेल में, वो ब्लू ग्रीन एल्गी में। प्रोकैरियोट्स में एक बड़े से किंगडम में आते हैं और इस किंगडम का नाम है मोनेरा। बच्चों आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, ये टोटल 5 किंगडम होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, ये 5 किंगडम होते हैं। इस 5 किंगडम में जो सबसे पहला किंगडम है मोनेरा, इसी में सारे बैक्टीरिया आते हैं, इसी में सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। इसके बाद के किंगडम से सारे यूकैरियोट होते हैं, यानी उनके पास ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। और प्रोकैरियोटा सुपर किंगडम है जिसके अंदर ये मोनेरा किंगडम आता है। और इनके कैरेक्टर्स की बात कर ले, अब आइए देख लेते हैं प्रोकैरियोट्स के क्या कैरेक्टर है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के क्या कैरेक्टर है। अगर ये लॉन्ग आंसर में आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में लिखिए, व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, व्हाट आर देयर फीचर्स, तो आप कुछ ये सारे फीचर इसमें लिख पा सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले बात की गई है इनके साइज की, कितने हैं ये साइज में। तो प्रोकैरियोटिक सेल की साइज 1 से 10 मिली माइक्रोन की है और बहुत सारे शेप और साइज में ये पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, 3 अलग अलग हिस्से हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, तो ये जो आपको सेल दिख रहा है ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये जो इमेज आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पे सेल वॉल दिख रही है, सेल मेम्ब्रेन है, ढेर सारे हेयर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको पाइलस कहा गया है। इधर साइड में आपको एक बड़ी सी लाइन दिख रही होगी, ये फ्लैजिला कहलाता है। अंदर देखो ये ढेर सारे क्रोमेटिन फाइबर्स है, डीएनए होगा उसमें, ये न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन नहीं बनी है क्योंकि न्यूक्लियोइड पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में। तो ये सब एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कवरिंग से शुरुआत करते हैं। सब 3 मेम्ब्रेन में या 3 इस हिस्से में इसको बांटा गया। सबसे पहला है आउटर कवरिंग, यानी सबसे बाहर वाली लेयर में बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है। तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मिडल एक उसके अंदर सेल वॉल है और बाहर की तरफ एक स्लाइमी कैप्सूल है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास सेल वॉल के अलावा कैप्सूल की भी लेयर पाई जाती है, ठीक है। ज्यादातर कैप्सूल अगर बैक्टीरिया के सेल वॉल पे होता है तो माना जाता है कि ऐसे बैक्टीरिया ज्यादा जानलेवा या खतरनाक होते हैं जिनके पास कैप्सूल भी होता है। शुरुआत करते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई एक थिन सी मेम्ब्रेन होती है और यहाँ से मटेरियल अंदर बाहर जाते आते हैं।
ठीक है। बहुत सारे यहाँ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो है पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर कैरीड बाय फॉर एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस। मीजोसोम्स यहाँ पर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है। जैसे मान लो ये मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये इस तरह से मेम्ब्रेन है। अब मैं कहूँ ये मेम्ब्रेन जगह जगह इस तरह से घूम जाए, तो इन फोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं मीजोसोम्स। ये जो जगह जगह मेम्ब्रेन फोल्ड हो जा रही है इसको मीजोसोम्स बोलते हैं, तो इसको याद रखेंगे, जगह जगह पे अंदर की तरफ ये फोल्ड हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर माना जाता है कि ये जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इन्हीं से बनकर तैयार हुआ है। मीजोसोम जब सेल मेम्ब्रेन की तरफ से फोल्ड हुई होगी तो इसी से माइटोकॉन्ड्रिया तैयार हुए होंगे। तो ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सबसे पहला पार्ट। उसके बाद आता है सेल वॉल। ये रिजिड होता है, काफी कठोर होता है ये वाली लेयर, और सेल दैट सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सबसे बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। हमने बहुत पहले से क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे बाहर सेल वॉल होती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल वॉल जो है सबसे बाहर, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो है इसकी थिकनेस 1.5 से लेकर 100 मिली माइक्रोन की है। पेप्टिडोग्लाइकन नाम के केमिकल से बनते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है ये कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है, तो इस केमिकल का बना होता है। इसका नाम याद रखना होगा आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन नाम के केमिकल से बनता है। कुछ बैक्टीरिया जैसे माइकोप्लाज्मा नाम के भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, ये भी याद रखिएगा। स्लाइमी कैप्सूल है, सेल वॉल के बाहर एक और लेयर होती है। देखो बच्चों, इस तरह से याद रखना, ये सबसे अंदर है सेल की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन के बाहर है सेल की वॉल, ये हो गई सेल वॉल। और सेल वॉल के भी बाहर एक और लेयर होती है जो कि कुछ बैक्टीरिया होती है, जरूरी नहीं है सब में रहे, और उस लेयर को हम लोग बोलते हैं, ये जो एकदम बाहर वाली लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। स्लाइमी कैप्सूल बोलो, सिर्फ कैप्सूल बोलो चलेगा। ये कैप्सूल की लेयर होती है, जिलेटिन की कोट है जो सेल वॉल के बाहर पाई जाती है। और यहाँ पर ढेर सारे पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स वगैरह पाए जाते हैं। ये पूरी तरह से सेल को बचाता है किसी भी डैमेज से, किसी भी वायरस के अटैक से, और साथ ही साथ कोई और सेल इसको खा ना जाए। फैगोसाइटोसिस कहते हैं जब कोई एक सेल या कोई एक माइक्रोब दूसरे सेल को निगल जाता है, तो फैगोसाइटोसिस से एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरियल सेल को मारते हैं उनसे भी बचाता है ये कैप्सूल। तो कहीं ना कहीं ज्यादा जानलेवा हुआ कि नहीं, ज्यादा खतरनाक ऐसा बैक्टीरिया हुआ कि नहीं जिसके पास कैप्सूल है, ठीक है। अब ये 3 लेयर तो हो गई। अब इसके अंदर क्या मिलता है, इसके अंदर ये पूरी सेल के अंदर आपको एक फ्लूइड मिलता है, और इस फ्लूइड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इसके अंदर बनता है, और ये इसके अंदर प्रोटीन, लिपिड, ग्लाइकोजन और बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि टीआरएनए होता है, एमआरएनए होता है, ये सब पाया जाता है जो प्रोटीन बनाने के लिए बड़ी जरूरी है। ट्रांसलेशन बोलते हैं इसको। और यहाँ पर क्या क्या फीचर्स है इनके, तो वो हम एक एक करके देख रहे हैं। चलो, तो देखा जाए तो ज्यादातर जो प्रोकैरियोटिक सेल है बड़ा सिंपल सा होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। अब मेम्ब्रेन पे आपको मिल गया कि सबसे बाहर कैप्सूल है, उसके अंदर सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन। अब साइटोप्लाज्म अंदर फ्लूइड है, उसके अंदर क्या क्या है अब उसको देख लेते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनल्स इसमें पाए नहीं जाते हैं, जैसे ईआर नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, मतलब बैक्टीरियल सेल में बहुत कुछ होता ही नहीं है, जैसे ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, लाइसोसोम्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, ये सब पाया ही नहीं जाता, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया है ना। और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल जो प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है, ये है राइबोसोम। राइबोसोम बड़ा जरूरी है, ये हर एक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो। हालांकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है वो किस टाइप का होता है, उसका टाइप होता है 70S टाइप का पाया जाता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम की तुलना में छोटे होते हैं, देखो आगे लिखा भी है 70, ये 5 नहीं है 70S है। 70S टाइप का राइबोसोम जो है वो ढेर सारे एक साथ में जुड़े रहते हैं, ये सब प्रोटीन के बनाने के लिए बड़ा जरूरी है। जानते रहिएगा, राइबोसोम मतलब प्रोटीन की फैक्ट्री, इन्हीं से प्रोटीन्स बनते हैं। तो भाई कोई भी सेल हो प्रोटीन की तो जरूरत पड़ेगी, चाहे प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो। तो ये भले ये सारे सेल ऑर्गेनल ना पाए जाए, ये जो ए पॉइंट में लिखा है, बट राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी है, और वो एक लाइन में आपके ढेर सारे राइबोसोम ऐसे जुड़ जाते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीजोम, ठीक है ना, तो या पॉलीराइबोसोम भी बोलते हैं। तो इस तरह से अरेंज हो जाते हैं प्रोटीन बनाने के लिए।
यहाँ पर सेल जो है ये फैगोसाइटोसिस, स्पिनोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस नहीं दिखाता है, मतलब कोई भी मटेरियल सेल के अंदर या बाहर मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पर नहीं आ जा सकता है। ठीक है, नहीं मेम्ब्रेन के आसपास आ जा सकेगा, बट यहाँ पे फैगोसाइटोसिस वगैरह नहीं दिखेगी, मतलब कोई सेल दूसरे सेल को खा जाए या सॉलिड को खा जाए तो फैगोसाइटोसिस, लिक्विड को खा जाए तो पिनोसाइटोसिस, ये सब इसमें नहीं होता है। न्यूक्लियोइड बता ही चुकी हूँ, एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, वही चीज यहाँ लिखी मिली होगी। न्यूक्लियर एनवेलप जो है जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा? जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है ना। हालांकि बैक्टीरियल सेल है तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होगा। तो डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल में होगा, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल वो होगा, लेकिन उसके अगल बगल कोई बाउंड्री नहीं होगी, कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी न्यूक्लियस की, जिसकी वजह से इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है ना, और इसमें घूमे हुए क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनल्स तो नहीं है राइबोसोम को छोड़ के, लेकिन उसके अलावा एक बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में और क्या हो सकता है? तो इसके अंदर होते हैं बेटा प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड क्या होता है? अब आप एक ये वाला डीएनए जानते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं तो आप बोलेंगे मैम ये डीएनए। अब मैं बनाती हूँ ऐसा डीएनए, ऐसा। अब आप बोलेंगे ये डीएनए है, मैम कुछ भी बना देती है, तो भाई ये भी एक डीएनए होता है। याद रखिएगा, ऐसा गोल सा डीएनए जो होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। तो प्लाज्मिड डीएनए, सर्कुलर डीएनए आपको एक बैक्टीरिया की बॉडी में मिल जाता है, और एक स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। इसी को हम डबल स्टैंडर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो दो लाइन है ना, डीएनए कभी भी एक लाइन से नहीं बनता है, डबल लाइन होती है जो एक साथ में रहती है। अगर वो लीनियर सीधी लाइन है तो आप उसको सिंपल डीएनए बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा बैक्टीरिया के सेल के अंदर इसके अलावा एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए भी होता है जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है, गोल सा डीएनए। इनके पास 1000 से लेके 30,000 बेस पेयर्स होते हैं, नाइट्रोजन बेस जिसे कहते हैं, जो कि अलग अलग टाइप का प्रोटीन जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर बनाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे एंटीबायोटिक नाम के केमिकल से लड़ने में अपने आप को मदद करते हैं, ताकि एंटीबायोटिक का असर बैक्टीरिया के सेल पे ना पड़े। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड के अलावा फ्लैजिला बता चुकी, एक बड़ी सी लंबी सी लाइन है जो कि बैक्टीरियल सेल को मूव करने में, इधर उधर जाने आने में मदद करती है। तो फ्लैजिला जो है एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, बहुत सारे बैक्टीरिया में पाया जाता है। 150 एंगस्ट्रॉम की इसकी यहाँ पर थिकनेस है और 10 से 15 मिली माइक्रोन की इसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है। फ्लैजिला जो है इसके अगल बगल कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, और ये टिप पे पाए जाते हैं। इसके दो हिस्से, फिलामेंट और बेसल बॉडी। ठीक है, यानी कि इस फ्लैजिला जो कि आपको एक बैक्टीरियल सेल में कुछ इस तरह से बस दिखता है, इसके भी दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है फिलामेंट और दूसरा है बेसल बॉडी। ये फिलामेंट और एक बेसल बॉडी, ये दो हिस्से से मिलकर ये बना है। एक बना दिया ये फिलामेंट और ये बना दिया बेसल बॉडी। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिलामेंट क्या है? ये सेल के बाहर की तरफ एक्सटेंड आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर जाता है, और यहाँ पर ये ढेर सारे स्पाइरल चेन की यूनिट से मिलकर बनता है। जिस प्रोटीन से बनता है उसको बोलते हैं फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन नाम के प्रोटीन से फिलामेंट वाला पार्ट हिस्सा जो है, जो कि आप ज्यादातर बैक्टीरियल सेल के बाहर दिखता है, वही वाला हिस्सा होता है। और ये जो फ्लैजिलिन है ये एक्टिन और ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन से अलग होता है। अब ये बोल लोगे एक्टिन ट्यूबुलिन क्या है? ये मसल प्रोटीन्स होते हैं बच्चों, जो हमारे मसल मूवमेंट में मदद करते हैं। जबकि ये वाला जो प्रोटीन है ना, ट्यूबुलिन, ये क्या कर रहा है? पूरी तरह से सेल को, बैक्टीरिया के सेल को मूव करा रहा है। ठीक है, तो ये इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये फ्लैजिलिन इसमें है। और बेसल बॉडी, अब बेसल बॉडी ये वाला हिस्सा है, ये वो हिस्सा मान लो जो कि फ्लैजिला को बैक्टीरिया की बॉडी से जोड़े रखता है, वो पार्ट है, इसको बेसल बॉडी कहते हैं। ये देखो लिखा भी है साफ था कि ये फ्लैजिला को बैक्टीरिया के सेल से जोड़ता है। ठीक है ना, और जनरेट करता है फोर्स, जिसकी वजह से घूम पाता है। अब जब ये फोर्स जनरेट करेगा तो ये घूमेगा, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल इधर उधर जा पाएगा। एक जगह थोड़ी ना स्थिर रहता है बैक्टीरिया, मूव करता रहता है, तो वो इसी वजह से। और यहाँ पर भी बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं, एक शाफ्ट होता है, एक हुक होता है। हुक की मदद से हम क्या करते हैं? किसी चीज का अटैचमेंट करते हैं। तो हुक जो इसमें रहता है ना बेसल बॉडी में, ये क्या करता है? दो फिलामेंट को, जो ये वाला पार्ट आपको पहला पार्ट दिख रहा है, इसको बेस बॉडी से जोड़ता है, हुक वाला जो हिस्सा होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है पाइली। पाइली क्या होता है बेटा? पाइली जैसे इसको इस तरह से समझो, एक ब्रश है, टूथब्रश आपका। तो टूथब्रश जो होता है उसमें जो ऊपर ब्रिसल जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो जहां पे आप टूथपेस्ट लगाते हैं, ये वाला पार्ट है ना।
तो ये ब्रिसल जैसा होता है, जो आपके ब्रश का ब्रिसल होता है उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये जो ब्रिसल जैसा स्ट्रक्चर है ये पाइली में यानी बैक्टीरिया के सेल में पाया जाता है। छोटे होते हैं, रॉड लाइक होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब इनका मूवमेंट से, बैक्टीरिया के मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। और यहाँ पे फिम्ब्रे जो है बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और ये पाइलिन नाम के प्रोटीन में प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये ज्यादातर 10 नैनोमीटर की थिकनेस से कम ही होते हैं। और ये बैक्टीरिया करते क्या है, अभी क्वेश्चन ये उठता है। तो ये क्या करते हैं ना, एक बैक्टीरिया है मान लो, उसको किसी भी दूसरी बॉडी के साथ जुड़ना है, मान लो हमारे बॉडी के साथ ही जुड़ना है, तो ये पाइली की मदद से हमारे बॉडी से जुड़ जाएगा। मतलब ये एक तरह से अटैचमेंट का काम करता है, बॉडी से जुड़ने में ये जो ब्रिसल जैसा है ये पाइली ये मदद करता है। बैक्टीरिया के बॉडी के सरफेस पे पाया जाता है और इसको कई बार सेक्स पिलाई भी बोलते हैं क्योंकि ये कुछ बैक्टीरिया में होता है और ये जेनेटिक मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में देने का मदद करता है। जैसे मान लो ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये दूसरा बैक्टीरियल सेल है, तो ये पाइली जो होगा इसको सेक्स पाइलस बोलते हैं। कई बार ये पाइलस ऐसा भी होता है और ये करता क्या है, मान लो इसका कोई जेनेटिक मटेरियल है तो इसको इधर से इस वाले सेकंड बैक्टीरियल सेल में पहुंचाने का काम करेगा सेक्स पाइलस। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये अटैचमेंट का ही काम करता है बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस से, चाहे खाने में कई बार बैक्टीरिया होता है तो आपका खाना खराब हो जाता है, अगर आपके स्किन पे या बॉडी के अंदर बैक्टीरिया हो जाता है तो आपका वो ऑर्गन सही नहीं काम करता है। तो जो मेनली ये जो पाइली है ना, ब्रिसल जैसा स्ट्रक्चर, ये अटैचमेंट के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत सारे मैकेनिज्म चलते, प्रोसेस चलते हैं जिससे कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो है वो बन पाता है। समझ आया बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल। अभी यूकैरियोटिक सेल के बारे में भी जान लेते हैं। उससे आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं बेटा कि नौथो बैच हमारे डीएनए सेमेस्टर एग्जाम्स की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से स्टार्ट किया गया है। इस बैच के अंदर हम लोग, अगर आप उनमें से हैं जो कि हर एक टॉपिक को जो भी सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हो, मोस्ट प्रोबेबली अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होंगे, तो सारे बच्चों को मैं बता दूं कि हमारा ये नौथो बैच के अंदर हम लोग पूरे बैच को रन करा रहे हैं। इसमें हमने कह सकते हैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के हर एक टॉपिक के हर यूनिट के हर टॉपिक को डिस्कस किया है डिटेल। तो आप इससे अपने सेमेस्टर एग्जाम की और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको सारी क्लासेस मिल जानी है ना। ऐसा नहीं होना है कि मैम आप बोलेंगे कि मैम हमारी क्लास एग्जाम तो अभी होने वाला है, आपकी क्लासेस बाद में आएगी, नहीं, सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। अब आपका एग्जाम जब भी हो रहा है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए आपके सारे क्लासेस पहले अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आप एज पर योर नीड, आपके हिसाब से, आप जरूरत के हिसाब से आप उसको पहले भी करके कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम दिसंबर में होंगे, कुछ के नवंबर में भी हो सकते हैं, कुछ के जनवरी में जाते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको सारी क्लासेस, डाउट क्लासेस कराई जाएगी और नोट्स आपको मिलेंगे, जो कि ये नोट्स आपको जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो रहा है, दिख रहा है फिलहाल के लिए, ये आप फ्री में डीएनएस एजुकेयर ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा नौथो बैच भी डीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलता है, तो आज ही आप डीएनएस एजुकेयर ऐप जरूर डाउनलोड करिए। बच्चों ये सारे फीचर्स आपको 1250 में मिल जाएंगे और अगर डीएनएस 20 कूपन कोड आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 मंथ्स का यहाँ पे ड्यूरेशन है, 3 मंथ्स के अंदर पूरा कोर्स आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और वैलिडिटी की बात करें तो कोर्स जब तक आपके एग्जाम में हो जाते हैं तब तक आप इस कोर्स के साथ में एनरोल रह सकते हैं। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इस पे कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप सब सारे बच्चों को प्रोकैरियोटिक सेल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। अब देखो बच्चों, तो ये चीज हो गई हमारी कि किस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल में सारे फीचर्स थे। हमने देख लिया कि इसका आउटर लेयर जो था उसमें हमें मिल गया, सबसे बाहर कैप्सूल थी, उसके अंदर सेल वॉल था, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन था। उसके अलावा हमें मिला अंदर साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल तो बैक्टीरियल सेल में होते भी नहीं है, जो थे उनमें था एक राइबोसोम। उसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर थे, जैसे ये फ्लैजिला था जो कि फिलामेंट हुक बेसल बॉडी से बना था, और उसके अलावा पाइली था जो कि यहाँ पर बैक्टीरियल सेल को दूसरी बॉडी से अटैच होने में, जुड़ने में मदद करता है, चाहे वो खाने का ही कोई आइटम हो, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, किसी भी सरफेस से जुड़ के मदद करता है उसको रहने में, वहां पे ग्रो करने में। साथ ही साथ यहाँ पर हमने देखा राइबोसोम्स होते हैं जो कि 70S टाइप के हैं और ये प्रोटीन्स बनाने में मदद करते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स के अलावा डीएनए आपने देखा, ये लीनियर डीएनए तो होता ही है, लेकिन एक गोल सा भी डीएनए बैक्टीरिया की बॉडी में होता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। तो कई बार ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है ना, तो 2 क्वेश्चंस यहाँ से छोटे मार्क्स में यहाँ पे बनते हैं। एक हो गया न्यूक्लियोइड, दूसरा पूछता है व्हाट इज प्लाज्मिड। तो याद रखिएगा प्लाज्मिड क्या है बेटा, सर्कुलर डीएनए,
इनफैक्ट एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, क्योंकि लीनियर डीएनए होता है बैक्टीरिया में, उसके अलावा एक्स्ट्रा डीएनए होता है ये, है ना। तो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए किसकी बॉडी में? इन प्रोकैरियोट्स में, उसी को हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर में पूछा था तो पूरा प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर्स पूछ ले, समझ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक का मतलब बता चुकी हूँ, एक ऐसा सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस हो, क्योंकि यू का मतलब बता चुकी हूँ ट्रू होता है, और कैरियो का मतलब बता चुकी हूँ न्यूक्लियस होता है। तो इनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो बाकी मेम्ब्रेन वगैरह भी और भी चीजें इसमें रहती है। इनमें यूकैरियोटिक सेल में आते कौन है? बैक्टीरिया को छोड़ के सब इसमें आते हैं। मैंने पहले ही बता दिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और ये सब यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। अब इनके पास क्या क्या इनके फीचर्स हैं, आइए उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है नंबर। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो डायरेक्टली बॉडी कितनी बड़ी या छोटी उससे जुड़े हुए हैं। जैसे ह्यूमन ब्लड में देखा जाए तो यहाँ पर इतने 30 क्वाड्रिलियन ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, और 60 केजी ह्यूमन बीइंग के पास करीब करीब 60 into 1015 सेल्स प्रेजेंट है। इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने नंबर ऑफ सेल्स है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सिंगल सेल से शुरुआत होती है उसकी, जिसको जाइगोट कहते हैं, जो कि मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूजन से बनता है, वही जाइगोट आगे चल के एक बेबी और फिर वो एक अडल्ट बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर शेप और साइज की बात करें तो शेप में बहुत वैरायटी है, अलग अलग टाइप के प्लांट सेल आपने पढ़े होंगे, एनिमल सेल आपने पढ़े होंगे, आपने एक लंबा सा न्यूरॉन सेल भी देखा होगा, एक किडनी में पाया जाने वाला नेफ्रॉन भी देखा होगा, एक स्पर्म सेल भी देखा होगा, एक एग सेल भी देखा होगा। तो शेप और साइज में तो बहुत वेरिएशन है ना। तो ये स्फेरिकल से लेके क्यूबॉइडल से लेके ओवल शेप से लेके पॉलीगोनल से लेके कॉलमिनर, स्पिंडल लाइक या इरेगुलर शेप में हो सकते हैं, कोई फिक्स शेप भी नहीं हो सकता है। ठीक है, शेप जो है सेल का वो रिलेटेड है उनके काम से। जैसे मैंने बताया न्यूरॉन है जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है। अब ये सेल, इसका शेप जो है इसके काम से जुड़ा है। कैसे? जैसे न्यूरॉन है तो न्यूरॉन सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, हमारे बॉडी का सबसे लंबा सेल है। क्यों? क्योंकि इसका काम वही है, जल्दी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाना। तो इसका शेप जो है इसके काम से जुड़ा हुआ है। इसी के अलावा यहाँ पर नर्व सेल्स जो है बता ही दिया। जैसे उसके अलावा जैसे किडनी में नेफ्रॉन होता है, आपने 10th वगैरह में 12th में 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो जो नेफ्रॉन होता है ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो किडनी में पाया जाता है और ये ब्लड फिल्टर करता है। तो वो उसके स्ट्रक्चर की वजह से कि वो ब्लड को बेहतर तरीके से फिल्टर कर पाता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो मैं बहुत सारे फैक्टर्स जैसे कि सेल का काम, सेल का एज, सेल वॉल है या नहीं, उसकी मूवमेंट कैसी है, ये सब शेप सेल्स का डिसाइड करती है। साइज जो है वो भी बड़ा है, चेंज हो सकता है। प्रोटिस्टा बहुत छोटे होते हैं तो उनका सेल शेप बहुत छोटा हो सकता है, फंजाई छोटे होते हैं, प्लांट बड़ा होता है सेल, एनिमल सेल बड़ा होता है तो वो सेल्स आपको दिख सकते हैं। तो बहुत इसमें वैरायटी है, 10 से लेकर 100 मिलीमाइक्रोन तक की साइज है। स्पोरोजोइट जिससे मलेरिया होता है, मच्छरों की जो स्पीशीज है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सबसे छोटे सेल्स माने जाते हैं 2 मिलीमाइक्रोन के। ऑस्ट्रिच का एक माना जाता है सबसे बड़ा सेल है जो कि यहाँ पर इतने साइज का है। नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल माने जाते हैं। ह्यूमन सेल्स जो है ये 20 से लेकर 30 मिलीमाइक्रोन तक के होते हैं। तो शेप और साइज में ना बड़ा अंतर है, समझ रहे हैं। चलिए आइए और फीचर्स जान लेते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म यानी कि सेल के अंदर जो है, अब देखो अगर सेल के बाहर देखें आउटर बाउंड्री तो यहाँ कैप्सूल नहीं होगा जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में था। यहाँ आपको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। वो भी जरूरी नहीं है सेल वॉल हर जगह, प्लांट सेल में सेल वॉल होगी, एनिमल सेल में सेल वॉल थोड़ी ना होती है। तो प्लांट सेल है तो आउटर बाउंड्री सबसे सेल वॉल बनेगी, लेकिन एक एनिमल सेल है तो उसकी सबसे आउटर बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन बनेगी। अब उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उस सबको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म आपको मिल जाता है। साइटोप्लाज्म जो है सेमी फ्लूइड है और एक जैसा फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होता है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला ऑर्गेनल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपने देखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ईआर, ये सब जो है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं था, बट यहाँ पर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से शुरुआत हम कर रहे हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया की यहाँ बात करें तो यहाँ इसके स्ट्रक्चर से शुरुआत करूंगी मैं। ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो कि बड़ा कंटीन्यूअस और स्मूथ है। इनर मेम्ब्रेन जो है बच्चों ये जगह जगह पे क्या हो जाती है इस तरह से, इनर बाउंड्री जो है वो जगह जगह पे इस तरह से ऐसे घूम जाती है, यानी ऐसे फोल्ड हो जाती है जगह जगह पे। और ये जो फोल्ड है
इन फोल्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टी, CRISTA, क्रिस्टी। ठीक है, और इन फोल्ड्स के ऊपर मशरूम जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ऑक्सीजोम्स। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम्स। ये ऑक्सीजोम क्या है बेटा, तो ऑक्सीजोम वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एटीपी बनता है। आपने बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। तो ये जो पावर हाउस है ये इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि इसके पास ऑक्सीजोम है जिसके अंदर ये एटीपी बनाता है। अब ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ऑक्सीजोम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का रहता है। इसके इस पार्ट को हम बोलते हैं F0 पार्टिकल और इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं F1 पार्टिकल। ये दो हिस्से इसके अंदर पाए जाते हैं। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एटीपी बनाने में मदद करते हैं। यहाँ पर ढेर सारे हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन पाए जाते हैं जो इसके अंदर इकट्ठा होते हैं। जैसे ही इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो ये अंदर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ एक एंजाइम होता है। इस एंजाइम का नाम होता है बेटा एटीपीएज। ये एक्टिव हो जाता है और एटीपी बनाने में मदद करता है। इसका नाम याद रखिएगा, क्रिस्टे बोलते हैं फोल्ड्स को। और कहीं ना कहीं क्रिस्टा अगर बहुत ज्यादा है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसका साफ मतलब है कि उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है, वो एटीपी ज्यादा बनाएगा। और क्रिस्टा अगर कम है माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब उससे एनर्जी कम बनेगी। अब जैसे हमारे हाथ में जो मसल सेल है, पैर में जो सेल्स हैं, पैर में जो मसल्स हैं, इन मसल्स का सबसे ज्यादा हम काम करते हैं दिन भर की सारी जो भी एक्टिविटी हम करते हैं। तो हमारा इसका सीधा मतलब है कि हमारे मसल सेल्स में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और उस माइटोकॉन्ड्रिया में, हर माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी ज्यादा होता है जिससे वो एटीपी या एनर्जी ज्यादा बना पाता है। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म कई बार पूछ देता है, तो याद रखिएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ना। ये जो ऑर्गेनल्स है इनमें दो ऑर्गेनल ऐसे हैं बेटा, हम लोग अभी यूकेरियोटिक सेल में पढ़ते हैं कि दो ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। क्या होते हैं, सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, सेल्फ से काम करने वाला, और सेमी मतलब होता है हाफ। तो ये आधा ना इंडिपेंडेंट होकर काम करता है। आधा इंडिपेंडेंट होकर काम करने का मतलब क्या है कि आधा खुद से काम नहीं कर पाएगा। पूरा क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरा सेल का जो कंट्रोल सिस्टम है वो न्यूक्लियस के पास होता है। पूरी तरह से कोई भी सेल ऑर्गेनल इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है, लेकिन आधा हो सकता है, और वो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा होता है एक और सेल ऑर्गेनल, इसको गेस कर पाएंगे तो बताइएगा मुझे कमेंट्स में, इसको बोलते हैं प्लास्टिड्स। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ये दो सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो कि सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, आधा इंडिपेंडेंट होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कैसे, क्योंकि इनके पास ना खुद का राइबोसोम होता है। और अभी थोड़ी देर पहले ही बेटा आप लोग को बताया था कि राइबोसोम मतलब खुद का प्रोटीन बना पाना। राइबोसोम का मतलब प्रोटीन फैक्ट्री, जहां राइबोसोम होगा वहां प्रोटीन जरूर बनेंगे। तो राइबोसोम इनके पास खुद का होता है और साथ ही साथ इनके पास डीएनए खुद का होता है, जेनेटिक मटेरियल। भाई डीएनए खुद किसी को भी आइडेंटिटी देता है, एक पहचान देता है, और वो इनके पास होती है। एक इनके पास होती है, एक प्लास्टिड के पास होती है, जिसकी वजह से इनको सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं। अंदर जो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मतलब रहेगा, डीएनए रहेगा और राइबोसोम्स रहेंगे ढेर सारे। ठीक है, इसके अलावा अंदर जो फ्लूइड है इसको मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। और इस जगह को, दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जो ये स्पेस है इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रॉड लाइक या ग्लोब्यूल शेप का है, साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पाया जाता है। सिंगल में हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है। डबल लेयर की मेम्ब्रेन है, लिपोप्रोटीन की बनी है। इनर मेम्ब्रेन मैंने बताया ना, जगह जगह फोल्डेड है, जिसको क्रिस्टा बोलते हैं, सब बता दिया। और यहाँ पे ये ढेर सारे चेम्बर में इसको डिवाइड करता है। इनर सरफेस पे यहाँ पे मशरूम जैसा स्ट्रक्चर होता है, मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले ही, इसको ऑक्सीजोम कहते हैं। और उसी के अंदर क्या बनता है, एटीपी बनता है। फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो फॉस्फेट बन रहा है इसलिए फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, स्पेस जो होती है दोनों मेम्ब्रेन के बीच की, वहां पर ल्यूमेन जो मेम्ब्रेन के बीच की जो है उसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, अंदर जो फ्लूइड है, दोनों मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि हमारे फूड के ब्रेकडाउन में मदद करते हैं। खाना जो भी हम खाते हैं ना, उसका टूटने से उससे जो एनर्जी निकलती है वो खाना टूटता ही नहीं एंजाइम्स की वजह से, जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं।
रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है और राइबोसोम है, इनका खुद का। इस वजह से ये बहुत सारे प्रोटीन खुद बना पाते हैं, तो हुए ना इंडिपेंडेंट। जब खुद प्रोटीन बना पा रहे हैं, खुद की अपनी पहचान है, तो इंडिपेंडेंसी इसी को ना कहते हैं। अभी आप पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स दे रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा जब आप जॉब कर रहे होंगे, कोई बिजनेस सेटअप कर रहे होंगे, तो जब आप ये चीजें करते हैं, एक ह्यूमन, जब एक इंसान अपने पैरों पर खड़ा होता है, तो वो बहुत ज्यादा अंदर से कॉन्फिडेंट फील करता है ना। और कहीं ना कहीं वो उसको एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंसी देती है कि वो अब आत्मनिर्भर है ना। और वो अब पेरेंट्स से उसको निर्भरता अपनी नहीं दिखानी पड़ेगी, पेरेंट्स से नहीं कुछ मांगना पड़ेगा। तो ये एक कहीं ना कहीं बहुत खुशी देता है एक स्टेज पर, जब खासकर जब आप टीन एज से बाहर निकलते हैं और अपने अर्ली एजेस में होते हैं, जहाँ आपको ऐसा रहता है कुछ कर दिखाना है, कुछ बन दिखाना है, उस एज ग्रुप में जब आप रहते हैं, ठीक है, तो ये एनर्जी देते हैं। तो इसी तरह से देखा जाए तो ये भी इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ आधा इंडिपेंडेंट होते हैं, सेमी ऑटोनॉमस कहलाते हैं। ये एनर्जी खुद बनाते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया का बैक्टीरियल सेल की तरह होता है, इसलिए इसको एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ से इसी तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं आप लोग को, कि शॉर्ट आंसर में तो इसी तरह से आ सकते हैं, व्हाट इज क्रिस्टा, क्रिस्टा क्या होता है, तो बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन, जहाँ पे मशरूम जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे बोलते हैं ऑक्सीजोम। इसके अलावा और क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, बस ये लिख ही दिया, शॉर्ट नोटिस पे लिखने के लिए आ जाता है कई बार सेमेस्टर एग्जाम्स में, ठीक है। तो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल तो लिख सकते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनल, जो खुद के, जिनके पास खुद का राइबोसोम हो, खुद का डीएनए। एग्जाम्पल लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स है। और लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन बनना रहेगा, तो लॉन्ग आंसर में डायरेक्टली पूछेगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, या तो डिफरेंस बिटवीन, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। कभी भी लॉन्ग आंसर में जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डायग्राम बनाना मत भूलिएगा, जितना हो सके उतने डायग्राम्स बनाइए। इससे क्या होगा, आपको लिखना भी कम पड़ेगा, डायग्राम्स आप ज्यादा बनाएंगे, आपको मार्क्स बेटर मिलते हैं, ठीक है। इसी तरह बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे और भी ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा, जैसे गोल्गी बॉडी है, इसके अलावा प्लास्टिड्स है ना। तो ये भी सेल ऑर्गेनल्स इनमें है यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। और उसमें और चीजें के बारे में आपको सेल ऑर्गेनल्स और थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, तो उससे रिलेटेड और से एमसीक्यूज और थोड़ा सा लगाएंगे। आज की इस क्लास में बच्चों इतना ही रहेगा। कैसा लगा आज का वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और प्लेलिस्ट देखना नहीं भूलेंगे। और नॉर्बो बैच हमारा स्टार्ट हो गया है बच्चों, DNS20 कूपन कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 1250 के ऑफर प्राइस पे आपको ऑफ भी मिल जाएगा। सारी क्लासेस हमारी यहाँ पर नॉर्थो बैच की, वो सारी आपको DNS एजुकेयर ऐप पर मिलेगी। अप टू डेट सारे यूनिट्स के क्लासेस, हर टॉपिक के डिस्कशन डिटेल में हर एक टॉपिक का किया गया है। देरी नहीं करनी है, जल्द से जल्द हमारे इस कोर्स के साथ में आपको जुड़ जाना है। आज के इस क्लास में इतना ही बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।